नमस्कार प्यारे कैंडिडेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर, जो कि किसकी है, एमसीक्यू की थ्योरी की क्लास है। ठीक है, एमसीक्यू बेहतरीन मोस्ट इम्पोर्टेंट आज की ये वीडियो रहने वाली है, जिसका अभी रिसेंटली जो यूपीपीसीएल टीजी2 का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छी सूटेबल वीडियो रहने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को अंतिम तक जरूर वॉच करना। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों, लाइक, और एक व्हाट्सएप ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर कर दें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर लें दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। और दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, नीचे खोलिए दोस्तों, एक मिलेगी आपको एक, ठीक है, एक पीडीएफ बनाई है जो कि 120 एमसीक्यू की है। ठीक है, 120 एमसीक्यू आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे इसी चैनल पर, जो कि बिल्कुल फ्री है दोस्तों, नो चार्ज, किसी प्रकार का कोई फीस नहीं लगने वाली है। 120 एमसीक्यू की जो ये है पीडीएफ है, वो उसको डाउनलोड कीजिए और पढ़िए, आपकी थ्योरी परखिए कैसे आपकी थ्योरी है। ठीक है, वो 120 एमसीक्यू है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर एग्जाम की दृष्टि से। और एक दूसरा 120 की है, दूसरी आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो 100 जो 450 एमसीक्यू है उसमें उपलब्ध करवाई है मैंने। 450 एमसीक्यू है, पीडीएफ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करोगे और जाके सीधी डायरेक्ट आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाके आप ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि जो छोटी बड़ी नोटिफिकेशन आती है किसी रिक्वायरमेंट की, तो हम अगर वीडियो नहीं बना पाते हैं किसी कारणवश, तो वो सीधी हमें टेलीग्राम पर आपके लिए उपलब्ध करवा देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं दोस्तों। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक दिष्ट धारा जनरेटर, एक डीसी जनरेटर है। सिंपल भाषा में अपनी बात करते हैं, इजीली समझते जाएंगे सभी क्वेश्चन को, जैसे जैसे ऑप्शन आएंगे सब को हल करते जाएंगे दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि एक डीसी जनरेटर है जिसमें क्या है, शून्य भार मतलब नो लोड पर आर्मेचर प्रतिक्रिया, आर्मेचर रिएक्शन, किस प्रकार की आर्मेचर रिएक्शन, जो आर्मेचर रिएक्शन होगी उसका जो इफेक्ट पड़ता है या उसका जो मान पूछा है वो पूछा है इसके अंदर। तो दोस्तों, क्या पूछा है, वो एक नंबर ऑप्शन कह रहा है कि इसका मान इकाई होता है, इसका मान शून्य होता है, इसका मान अनंत होता है, या इकाई होता है, या शून्य, दोनों हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक साधारण जो डीसी जनरेटर होता है उसमें अगर नो लोड पे शून्य भार पर आर्मेचर रिएक्शन किसी प्रकार का, नो लोड पे किसी प्रकार का आर्मेचर रिएक्शन नहीं होता दोस्तों। ठीक है, क्या है कि नो लोड पे किसी प्रकार का आर्मेचर रिएक्शन अपने को नहीं देखने को मिलता है। इसका रीजन है दोस्तों आर्मेचर धारा। ठीक है, इसका रीजन क्या है, आर्मेचर धारा, क्योंकि इसमें जो जब नो लोड पे जनरेटर चल रहा हो उसमें उस टाइम आर्मेचर में जो करंट फ्लो होती है उसका मान जीरो होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, जीरो होता है। जो रिएक्शन होता है उसका जो नो लोड पे अपने को मान पूछे तो दोस्तों शून्य बताना है। किसके कारण होता है, सब आर्मेचर धारा के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, आर्मेचर धारा जीरो होती है, इसलिए नो लोड पे आर्मेचर धारा जीरो होती है। इसीलिए जो शून्य शून्य होता है वो क्या होता है, आर्मेचर प्रतिक्रिया दोस्तों। आर्मेचर प्रतिक्रिया अपने को कम से कम मिलनी चाहिए किसी डीसी जनरेटर के अंदर। ठीक है, क्योंकि जो अगर ये आर्मेचर प्रतिक्रिया ये बढ़ती है तो जनरेटर का जो वोल्टेज होता है दोस्तों, ये अपने बोल सकते हैं उत्पन्न ईएमएफ, जनरेटेड ईएमएफ होता है या वोल्टेज होती है वो दोस्तों घटने लग जाती है। ठीक है, जिससे अपने को काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि लाइटें कम जलना, जैसे ब्याह शादियों में आपने देखा है ना, जनरेटर दब जाता है या कुछ, वो आर्मेचर के रिएक्शन के कारण ही होता है। उत्पन्न जो जनरेटर है वो वोल्टेज कम करने लग जाता है दोस्तों। ठीक है, और आर्मेचर रिएक्शन को अपने को कम से कम रखना है। इसकी सबसे ज़्यादा जो उपयोग अपने लेते हैं दोस्तों वो होता है इंटरपोल के माध्यम से आर्मेचर रिएक्शन। ये दोस्तों आपको बता दें, डीसी जनरेटर के अंदर क्या है, लेंज के नियम सिद्धांत करता है। ठीक है, मुख्य फ्लक्स का ये विरोध करने लग जाता है दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है। इंटरपोल की इसको कम कर सकते हैं। इसका एक और दूसरा जो कारण अपने पढ़ते हैं वो होता है जो स्टेटर एवं रोटर के मध्य, स्टेटर एवं रोटर मैं लिख देता हूँ एक बार, स्टेटर एवं जो स्टेटर होता है और रोटर होता है, इसके मध्य जो एयर गैप होता है दोस्तों, क्या, इसके मध्य जो एयर गैप होता है उसको अगर अपने बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, आर्मेचर जो रिएक्शन होता है वो कम हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी कंडीशन वो आती है, इसको कई सारी कंडीशन इसकी है। वो आती है, ये जो कार्बन ब्रश होते हैं दोस्तों, आपने सभी ने देखा होगा, कार्बन ब्रश क्या करते हैं,
कार्बन ब्रश को जीएनए से, ठीक है, ये तय जीएनए से एमएनए की तरफ खिसका देते हैं। जीएनए से एमएनए की तरफ ले जाना क्या है, आर्मेचर रिएक्शन का प्रतिक्रिया जो कम हो जाती है। और दूसरी चौथी जो बात मैंने पढ़ी है वो ये है कि जो आर्मेचर रिएक्शन के एक और कारण होता है कि जो लोड करंट होती है, ठीक, लोड करंट, जो लोड की करंट होती है दोस्तों, उसको अपने घटा देते हैं। लोड करंट को कम कर कर भी आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम किया जा सकता है, ठीक है, मतलब लोड कम कर दे, सिंपल सी बात है, आर्मेचर रिएक्शन अपने आप कम हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें यार, आपको पता है बहुत मेहनत लगती है बनाने के अंदर, और आज ये काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड हो पाई है किसी कारणवश। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि यदि एक साधारण डीसी मोटर है, डीसी मोटर जो स्टार्ट नहीं हो रही है, वो स्टार्ट होते ही क्या होती है, फ्यूज उड़ा रही है दोस्तों, इसका जो कारण है वो रीजन इसका क्या है दोस्तों, आपने सिंपल सा देखा है कि एक डीसी मोटर आपने देखी है, उसमें जो मोटर होती है वो स्टार्ट होते ही क्या फ्यूज उड़ा देती है, फिर अपने फ्यूज डाला और वो फिर फ्यूज उड़ा दिया। उसका रीजन क्या, रीजन पूछ रहा है कि बेयरिंग ख़राब है दोस्तों। अगर बेयरिंग ख़राब होते हैं तो क्या है, मोटर क्या है, स्टार्ट नहीं होगी। सिंपल सी बात है, मोटर क्या है, स्टार्ट नहीं होगी, मतलब ए नंबर ऑप्शन इसका नहीं हो सकता। बेयरिंग ही ख़राब है तो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी तो फ्यूज कैसे उड़ाएगी, ठीक है। मुझे यहाँ पे बोल रहा है कि मोटर स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट होते ही फ्यूज उड़ा रही है। 2 नंबर ऑप्शन कह रहा है कि कम्यूटेटर में शॉर्ट सर्किट होना, ठीक है, कितना नहीं यहाँ पे दोस्तों, शॉर्ट सर्किट होना। कम्यूटेटर में अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो दोस्तों इसका अपनी बात लेते हैं, वो ये है कि वो किसके कारण होती है, कम्यूटेटर में स्पार्किंग वो होती है दोस्तों, कार्बन ब्रशों में जो चिंगारी उत्पन्न होती है दोस्तों, ठीक है, स्पार्क के कारण होता है कार्बन ब्रश के अंदर, जब कम्यूटेटर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कार्बन ब्रश हो जाता है। और उसके बाद तीसरा नंबर जो ऑप्शन कह रहे हैं, मोटर पर अधिक भार है, तो मोटर क्या है, मोटर पर अधिक भार है दोस्तों, मोटर ओवरलोड है तो मतलब क्या है, मोटर धीमी चलेगी दोस्तों, ठीक है, ना कि फ्यूज उड़ाएगी। मोटर धीमी चलेगी क्योंकि अपने को पता है अपने मैक्सिमम अपने 20 किलो वेट उठा सकते हैं, आपको पता है 20 किलो वेट उठा सकते हैं। उसी पे अपने क्या है 80 किलो वेट अपने को उठाने के लिए बोला जाए तो क्या होगी, अपनी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी, और इसको अपने इस वर्क को जल्दी काम करेंगे, और इस जो ये वाला 80 किलो वेट वाला है उसको क्या है, उसका थोड़ा जोर लगेगा, अपनी पावर लगेगी इसके अंदर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि मोटर अधिक भार पर चलेगी तो मोटर क्या है, गति उसकी धीमी हो जाएगी, ठीक है। और 1 नंबर ऑप्शन बचा है फिर अपने पास दोस्तों, कौन सा बचा है, डी नंबर ऑप्शन अपने पास बचा है। वो कह रहा है कि कम्यूटेटर पर ब्रशों का जो संपर्क है वो ढीला हो गया, ठीक है, कम्यूटेटर पर ब्रशों का ढीला संपर्क क्या है, उसी के कारण मोटर क्या है, फ्यूज उड़ा रही है। फिर अपने क्या करते हैं, जो ढीले संपर्क है इसको टाइट कर देंगे, टाइट कर दे, स्पार्किंग नहीं होगी, स्पार्किंग नहीं हो तो मोटर क्या है, बार बार फ्यूज नहीं उड़ाएगी दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को ले लेते हैं। कह रहा है कि एक श्रेणी मोटर है, सीरीज मोटर में वेस्टिन मतलब है जो कुंडली है, सीरीज वाइंडिंग की, श्रेणी मोटर की जो वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग वो की जाती है। पहला कह रहा है कि महीन तार का मतलब होता है पतले तार, ठीक है, पतले तार से और मोटे तार से। आपको सबको पता है कि जो श्रेणी मोटर रहती है उसकी जो वाइंडिंग अपने करते हैं वो करते हैं मोटे तार से करते हैं, और इसका जो टर्न अपने रखते हैं, मोटे तार कम टर्न की रखी जाती है, ठीक है, टर्न पूछ ले तो कम होगा, कम टर्न की रखी जाती है। और ये महीन है, ये है शंट मोटर के लिए दोस्तों, आपको सबको पता है शंट मोटर के लिए पतले तार अधिक टर्न की बनाई जाती है। तभी तो अपनी सीरीज मोटर की बात करें तो इसका जो टॉर्क होता है वो अधिक होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस टर्न कम हो गए, रेजिस्टेंस कम होगा, इसीलिए ये अपने जो श्रेणी मोटर है इसको बिना भार के नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। इसकी जो तार होती है वो मोटी होती है शंट मोटर की अपेक्षा, टर्न कम होते हैं, रेजिस्टेंस क्या है कम होने के कारण जो मोटर है वो क्या हाई स्टार्टिंग टॉर्क के साथ चलती है दोस्तों। अगर इसकी अपने नो लोड के साथ चलाते हैं जो इसकी जो वाइंडिंग होती है वो उखड़ जाती है, ठीक है, इसीलिए अपने बोलते हैं कि इसको नो लोड पे हमेशा अपने को नहीं चलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, सामान्यतः जनरेटिंग सिस्टम में किस प्रकार की अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। पाइप अर्थिंग कहाँ पूछ रहा है दोस्तों, जनरेटिंग सिस्टम में जहाँ जहाँ क्या होती है, विद्युत का जनरेट होती है, विद्युत जनरेट, वहाँ पे कौन सी अर्थिंग है, पाइप अर्थिंग, रोड अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, वाटर टैप अर्थिंग। न्यू नाम आया वाटर टैप अर्थिंग, आपने देखी होगी कहाँ, वाटर टैप अर्थिंग दोस्तों, आपने कोई ट्यूबवेल लगाई है जो क्या है, तो ये कोई पाइप है दोस्तों, हमें ये क्या है पाइप के पास ही लगी होती है दोस्तों, ऐसे कुंडली करके ये लगा दी जाती है इसकी सहायता से यहाँ, और ये टाइप वाटर टैप अर्थिंग। हालांकि इसका ये आंसर नहीं है, आंसर अपने पढ़ते हैं। पाइप अर्थिंग
का अपने को पता है कि यूजली ये अपनी कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं अपने पारेशन लाइन के अंदर। ठीक है दोस्तों, पारेशन लाइन में किस प्रकार की अर्थिंग की जाती है, तो पाइप अर्थिंग राइट आंसर कर देना। रोड अर्थिंग अपने कर देते हैं घरेलू में। ठीक है, घरेलू घरेलू में कौन सी वायरिंग की जाती अर्थिंग की जाती है, रोड अर्थिंग। सिंपल सी बात है, रोड सीधी लगा के अपने अर्थिंग कर देते हैं। और प्लेट अर्थिंग का उपयोग जनरेटिंग सिस्टम के लिए किया जाता है दोस्तों। ठीक है, क्या है, जनरेटिंग सिस्टम के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, वैसे आपको को याद ना रखे तो क्या है, टै यहाँ पे ना जनरेटिंग, टै यहाँ पे देखो, टै से टै मिल गया तो प्लेट अर्थिंग कर देना। ठीक है, जनरेटिंग सिस्टम में प्लेट अर्थिंग का उपयोग किया जाता है। पाइप अर्थिंग, पारेशन, देख पै से पे आ गया ना, पारेशन लाइन के अंदर। और रोड अर्थिंग अपने कर देते हैं। आपने देखा होगा बेसिकली घरेलू में कौन सी वायरिंग जो अर्थिंग करते हैं वो कौन से करते हैं, सॉरी, रोड अर्थिंग दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज का। कह रहा है कि मुख्यतः यह माना जाता है कि चरण विभवांतर का मान हमेशा स्पर्श विभवांतर के मान से खालिस्तान होता है, कम ज़्यादा इकाई शून्य। क्या कह रहा है ये कह रहा है चरण विभवांतर, चरण का मतलब होता है स्टेप, स्टेप पोटेंशियल। ठीक है, और ये कहता है स्पर्श मतलब टच, टच टच पोटेंशियल, टच पोटेंशियल। ये कहता है स्टेप पहले कह रहा है और स्पर्श विभव बाद में कह रहा है। ठीक है, तो आपको एक कंडीशन याद है, कौन सी, आपको एक कंडीशन याद होती है, कौन सी, कि टच विभव का मान हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, टच विभव का हमेशा ज़्यादा होता है किससे, स्टेप विभव से। टच का ज़्यादा होता है, स्टेप का कम होता है मान। ठीक है, ये दरअसल ये है क्या दोस्तों, स्टेप विभव आपको पता है कि अपनी ये कोई, मान लो ये कोई बंदा है दोस्तों। ठीक है, ये कोई बंदा है और इसके ये दो पैर हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा क्या, कि ये जो इसके पैरों में मान लो इसने कोई, ये होता है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये होता है चरण विभव। कौन सा, चरण विभव दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन सा, ये वाला चरण विभव, ये होता है चरण विभव। ठीक है, दो पैरों के बीच की दूरी का जो यहाँ पे बीच की दूरी है ना, यहाँ से जो वोल्टेज चलती है वो होती है चरण विभव। और एक मैंने बेसिकली अपने वीडियो में देखा होगा कि ये देखो दोस्तों, यहाँ पे कोई पोल है, यहाँ पे कोई करंट लग गया। ठीक है, यहाँ पे कोई पोल खड़ा है और यहाँ पे अपने कोई बंदा खड़ा है, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है। तो ये दोस्तों यहाँ पे खड़ा है बंदा, तो इसमें कोई करंट लग गया दोस्तों इसको, तो अपने इसकी एक एक लात ऊपर उठा के दोस्तों। ठीक है, वोल्टेज करंट किसके कारण लगता है, विभवांतर के कारण। ठीक है, अगर उसमें विभवांतर हो, धारा किसके कारण चलती है, विभवांतर के कारण। दोनों विभवों का, अगर दोनों विभवों के बीच के अंतर अगर शून्य हो जाए ना, या बराबर हो जाए दोस्तों, दोनों विभवों का मान अगर बराबर हो जाए ना, तो धारा का मान चलना प्रारंभ, धारा नहीं चलती है। ठीक है, उस समय करंट अपने को नहीं लगता है। तो दोस्तों इस सर्किल से अपने बाहर कैसे लग सकते हैं, एक लात ऊपर उठा के और कूद कूद के यहाँ से अपने को बाहर निकल सकते हैं। इसके दोनों से अपने नहीं चल सकते। ठीक है, एक पैर से अपने इसके जरिए से निकल सकते हैं। तो वो छोड़ो दोस्तों, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये टच विभवांतर है, स्पर्श विभव का मान हमेशा ज़्यादा होता है चरण विभव से। तो दोस्तों कौन सा आ जाएगा, कम होता है। यहाँ पे अपने को उल्टा पूछा है, चरण विभवांतर पहले दे रखा है और स्पर्श विभवांतर अपने को बाद में दे रखा है, इसलिए कम कर देंगे। एक बात याद रखनी है, सिंपल सी बात रखनी है कि जो टच विभव है, TOUCH, ठीक है, टच विभव का मान हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। टच विभव का मान ज़्यादा होता है हमेशा कौन से चरण है, स्टेप पोटेंशियल से दोस्तों। ये बात आपको याद रख लेनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों दो चार बातें हैं जो मैं आपको और बताना चाहूँगा, इससे हटके है थोड़ी सी, आपको लिख लेनी है। क्या है वो दोस्तों, पहला है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, ये है कि बड़े बड़े शक्ति केंद्र के अंदर, ठीक है, बड़े शक्ति केंद्र के अंदर क्या होता है दोस्तों, अपने को पूछा था दोस्तों भू प्रतिरोध। ठीक है, अर्थ प्रतिरोध के बारे में पूछता है कि बड़े शक्ति केंद्र के अंदर जो अर्थ प्रतिरोध है उसका मान कितना होना चाहिए दोस्तों। तो याद रख लेना 0.5 ओम से कम होना चाहिए। ठीक है, 0.5 ओम से कम होना चाहिए बड़े शक्ति संयंत्र। वहीं अपने बात करें छोटे शक्ति संयंत्र, ठीक है, छोटे शक्ति केंद्र के अंदर जो भू अर्थ मतलब अर्थ प्रतिरोध, अर्थ रेजिस्टेंस का मान कितना होना चाहिए, 1 ओम से कम होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, 2 नंबर बात होगी। 3 नंबर बात ये होगी कि छोटे जो उपकेंद्र होते हैं उनमें जो अर्थ इलेक्ट्रोड का मान है वो कितना होना चाहिए दोस्तों, तो 0.2 ओम से कम होना चाहिए। ठीक है, 0.2 ओम से कम होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चौथी लाइन ये बनती है कि अगर घरेलू अपनी स्थापना कर रहे हैं किसी अर्थ इलेक्ट्रोड के अंदर, तो उसका जो मान होता है वो क्या होना चाहिए, 1 ओम से सेम ही होता है दोस्तों। कौन सा वाला, छोटे शक्ति केंद्र वाला। ठीक है, और
5 नंबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो होता है कि अन्य घरेलू स्थापना के अंदर अपने कितना होना चाहिए, 8 ओम से कम होना चाहिए। ठीक है, अन्य घरेलू स्थापना के अंदर 8 ओम से कम होना चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा। और देखो क्वेश्चन नंबर 6 को ले लेते हैं। कह रहा है कि कुंडली कॉइल प्रारूपी का मतलब होता है टाइप। ठीक है, अर्थिंग का प्रयोग सामान्यतः वर्तमान में कहाँ किया जाता है, बड़े शक्ति संयंत्र में, छोटे शक्ति संयंत्र में, घरेलू अर्थिंग में, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अपने वर्तमान में तो इसका प्रयोग कहीं नहीं है। ठीक है, वर्तमान में इसका उपयोग कहीं नहीं है, इसीलिए राइट आंसर डी और नंबर ऑप्शन कर दें, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो कुंडली टाइप कॉइल टाइप जो अर्थिंग हुआ करती थी वो आज से बहुत साल पहले की जाती थी दोस्तों। ठीक है, वर्तमान में इसका उपयोग नहीं है। और दोस्तों ये ऐसे की जाती थी कुछ, कैसे ऐसे की जाती दोस्तों ये। दोस्तों इसके अंदर ये कॉइल होगी, इसके अंदर यहाँ पे डाल दिया जाता था क्या, यहाँ पे ये डाल दिया जाता था दोस्तों नमक, यहाँ पे डाल दिया था नमक और चारकोल। ठीक है, चारकोल इसमें डाला जाता था। पहले पहले की जाती थी अर्थिंग। अब वर्तमान में इसका प्रयोग कहीं नहीं है। इसका प्रयोग अपने डी नंबर ऑप्शन राइट कर देंगे। ठीक है, और इसका एक एग्जाम के अंदर एक और सीधा टॉपिक आता है, वो कहता है क्या कि ये जो कॉइल जो प्रारूपी अर्थिंग है वो कितनी गहराई पर की जाती थी। ठीक है, तो लगभग ज़मीन से इसको 1.5 मीटर की जो अंदर गहराई स्थापित किया जाता था। ठीक है, 1.5 मीटर ये ज़मीन है, ज़मीन से इसकी जो यहाँ पे 1.5 मीटर लगभग 1.5 मीटर की दूरी इसको स्थापित किया जाए। यहाँ पे 1.5 मीटर की दूरी नाप के और यहाँ पे इसको स्थापित किया जाता था। ठीक है, गहराई इसकी कितनी रखते थे, 1.5 मीटर पर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर चलते हैं। कह रहा है कि एक CRO में, CRO क्या होता है दोस्तों, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। वर्तमान में इसको हिंदी में जो अपने बोलते हैं वो होते हैं दोलनदर्शी। ठीक है, क्या बोलते हैं, दोलनदर्शी इसको बोला जाता है। और इसमें लगी होती है CRT, जिसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब में निम्न में से किस सिद्धांत पर वो वर्क करती है। अपघटन का सिद्धांत दोस्तों, कोई सेल थोड़ी है। अपघटन का सिद्धांत, जनरेटर का सिद्धांत, लोसिको का सिद्धांत, कोई सिद्धांत नहीं है ऐसा। तो दोस्तों डी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। तापीय उत्सर्जन के सिद्धांत पर जो है CRT लगी सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, इसकी 2-4 बातें हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये इसकी जो इसके दोस्तों फास्फोरस पर इसकी कोटिंग की जाती है। ठीक है, फास्फोरस नाम की धातु की इस पर कोटिंग की जाती है। कोटिंग करने का उद्देश्य क्या होता है, जो इसके पराबैंगनी किरणें होती है दोस्तों, पराबैंगनी किरणें अपने को दिखाई नहीं देती है। पराबैंगनी किरणों को क्या करती को दृश्य रूप में अपने को दिखाने के लिए इस पे क्या कर दी जाती है, फास्फोरस की कोटिंग की जाती है दोस्तों। और इसके अंदर CRO के अंदर एक भाग और मस्त इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है कैथोड इसके अंदर होता है, जो क्या करता है अप्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, अप्रत्यक्ष विधि से क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। अप्रत्यक्ष विधि से क्या होता है, गर्म होता है। गर्म होकर वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है दोस्तों। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है कैथोड। और ये जो कैथोड होता है दोस्तों किसका बना होता है, आपको पता होगा, निकेल पदार्थ का दोस्तों। किसका बना होता है, निकेल पदार्थ को बनाने में जो ये कैथोड को बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, निकेल पदार्थ का। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को ले लेते हैं दोस्तों। ठीक हो, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता हमेशा होल्स की गतिशीलता से खालिस्तान होती है। इसको छोटा करते हैं एक बार मार्कर को। इसको बोलते हैं दोस्तों गतिशीलता को मोबिलिटी। बहुत ही अच्छा है, मोबिलिटी इतना रख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, आई होप। देखो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता फिर बड़ा हो गया थोड़ा ना, हाँ ये अब छोटा, अब सही है। तो ये दोस्तों ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता मोबिलिटी हमेशा होल्स की गतिशीलता से खालिस्तान होती है। तो इलेक्ट्रॉन एक क्या होता है दोस्तों, हल्का कण होता है। क्या होता है, हल्का कण होता है। आपको सभी को पता है, होल्स होता है जो भारी होता है, गतिशीलता उसे कहते हैं जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन या होल्स अपने क्या करते हैं, विसरण। ठीक है, विचरण यहाँ कर सकते, यहाँ अपने लिख सकते हैं इसको, क्या करते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। ठीक है, इधर उधर मान लो अपनी कक्षाओं के अंदर इधर उधर घूमते रहते हैं। वो किसके कारण होता है, गतिशीलता के कारण ही होता है वो सब कुछ। और जो होल्स होते हैं वो होते हैं भारी
और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं हल्के, ठीक है। इसीलिए जो गतिशीलता अपने मानते हैं वो क्या होती है, उससे ज़्यादा होती है, ठीक है। ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि जो भारी कण है, होल्स हैं, वो भारी कण है किसकी अपेक्षा, इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा, मोबिलिटी। इसका दोस्तों मात्रक भी पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। मात्रक इसका होता है, अपने लिख सकते हैं इसका मात्रक मीटर स्क्वायर दोस्तों। मीटर स्क्वायर वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर प्रति वोल्ट सेकंड है दोस्तों, सेकंड ये इसका मात्रक होता है। और दूसरा इसका मीटर की जगह क्या आ सकता है दोस्तों, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन के अंदर वोल्ट प्रति सेकंड। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। मोबिलिटी क्या होती है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या विसंचरण करते रहते हैं या अपनी कक्षा में इधर उधर घूमते हैं, उसी को वो मोबिलिटी होती है। उसी के कारण मतलब बल के कारण वो घूमते रहते हैं, ठीक है। आई होप। और जो मोबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, होल्स की, क्योंकि होल्स है जो भारी कण होता है वो भागता नहीं है ज़्यादा, ठीक है, एक जगह पर। आपको पता है पत्थर जो भारी है। कह रहा है कि यदि एक आदर्श डायोड है, इन क्या है, आदर्श आइडियल डायोड पश्च अभिनीति में कार्य कर रहा है तो परिपथ कौन सा होगा। पश्च अभिनीति को मतलब क्या है दोस्तों, रिवर्स बाइस, रिवर्स बाइस में वो वर्क कर रहा है तो परिपथ पूछा है कौन सा होगा। अब आपको सारी कंडीशन इसकी समझ में होगी, ठीक है। कैसे कि अब देखो कि एक आदर्श डायोड है, एक आदर्श डायोड फुल आदर्श है, कोई किसी प्रकार का इसके अंदर जो वो लॉस नहीं होता, ठीक है, पश्च अभिनीति के अंदर। तो पहली बात आपको इसके अंदर रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है। आदर्श डायोड का अगर वो रिवर्स बाइस में वर्क कर रहा है उस समय उसका रेजिस्टेंस का मान कितना होता है, तो रेजिस्टेंस का मान वो अनंत होता है, ठीक है, आपको पता होगा। अनंत रेजिस्टेंस के कारण ही जो सर्किट अपने मानते हैं वो कौन सा मानते हैं, ओपन, ठीक है, ओपन सर्किट होता है। अनंत रेजिस्टेंस के कारण जो सर्किट हो जाता है वो ओपन हो जाता है। एक आदर्श डायोड पश्च अभिनीति के अंदर वर्क करता है उस टाइम, ठीक है। दूसरी इसकी बात होती है अवक्षय परत की। अवक्षय परत कौन सी दोस्तों, ये है अवक्षय परत, ठीक है, PN, ठीक है। अवक्षय परत की मोटाई एग्जाम के अंदर पूछी गई है कि किस में ज़्यादा होती है, पश्च अभिनीति या अग्र अभिनीति में ज़्यादा होती है दोस्तों। इसके अंदर जो पश्च अभिनीति होती है वो मोटी होती है, ठीक है, मोटी मतलब ज़्यादा होती है किसके अंदर, पश्च अभिनीति के कारण। दूसरी होती है जो धारा है, इसमें जो धारा है इसके अंदर पश्च अभिनीति के अंदर वो क्या है, माइक्रो एम्पियर में इसमें मापी जाती है। और जो इसमें जो प्रतिरोध है, फिर अवक्षय परत के कारण जो प्रतिरोध अपने मानते हैं वो प्रतिरोध क्या है, मेगा ओम तक जाता है दोस्तों, ठीक है, मेगा ओम तक जाता है। और धारा माइक्रो ओम और यहाँ से प्रतिरोध ज़्यादा होने के कारण ये अवक्षय परत टूट नहीं पाती है, ठीक है। आपको पता है ना, यहाँ से टूट के इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं तभी तो ये डायोड फिर काम करता है, ठीक है। तो इसी के कारण ये रिवर्स बाइस में क्या होता है, प्रतिरोध ज़्यादा होता है, अवक्षय परत मोटी होती है इसमें। और जो ये फिर अगर यहाँ पे पश्च अभिनीति अगर हम पूछ ले अग्र अभिनीति, दूसरा उल्टा क्वेश्चन आए तो कैसे करोगे, तो अग्र अभिनीति में आपको पहले रेजिस्टेंस याद रखना है, रेजिस्टेंस का मान 0 होता है, इसीलिए जो सर्किट है वो लघु शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और अवक्षय परत की मोटाई पतली होगी, उसकी अपेक्षा रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। आपको इतना हाँ पता होना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 को ले लेते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10, IE नियम के अनुसार भूमि में दबाई धातुएं पानी की पाइप या किसी अन्य संवाहक कंडक्टर को कहा जाता है अर्थ इलेक्ट्रोड। तो दोस्तों पानी की पाइप या किसी अन्य संवाहक को चालक को भूमि में दबाई गई धातु को अर्थ इलेक्ट्रोड ही कहा जाता है। भूमि में दबाई गई धातुएं पाइप या पानी की पाइप या किसी अन्य कंडक्टर दबाया गया है तो अर्थ इलेक्ट्रोड ही कहते हैं। अर्थ नहीं कहते हैं, अर्थ लीड इसको थोड़ी कहते हैं, अर्थ नियंत्रक संवाहक, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर इसको नहीं करते हैं। ए नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं कि 11, किसी भार को लोड को अधिकतम शक्ति स्थानांतरण होती है जब लोड प्रतिरोध का मान स्रोत प्रतिरोध के मान से क्या होता है, ज़्यादा होता है कम होता है। ये वाली कंडीशन सही है कि नहीं है बताओ, ठीक है, बताओ सोचो क्या होगा इसका। कि इस कोई लोड जुड़ा हुआ है उसको अधिकतम स्थानांतरण अपनी शक्ति प्रदान करनी है तो कौन सी कंडीशन अपने को फॉलो करनी पड़ेगी, कौन सी कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। कंडीशन नंबर 1 लिख रहा हूँ, इसका क्वेश्चन आप करोगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप करोगे दोस्तों, ठीक है, आपको मैं बताऊँगा। 1 नंबर कंडीशन ये है कि RL लोड प्रतिरोध का मान कम है किससे,
सोर्स प्रतिरोध से। ठीक है, 2 नंबर कंडीशन में लिख रहा हूँ कि लोड प्रतिरोध का मान ज़्यादा है स्रोत प्रतिरोध से। ठीक है, 3 नंबर में कंडीशन ये लिख रहा हूँ कि लोड प्रतिरोध का मान, 3 ही कंडीशनों में से बता दो आप। ठीक है, लोड प्रतिरोध का मान स्रोत प्रतिरोध के मान से बराबर है। 3 नंबर, तीनों कंडीशनों से आप बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर कि तीनों में से कौन सा सही होगा। क्या कि किसी एक लोड को अधिकतम शक्ति स्थानांतरण, किसी लोड को अधिकतम शक्ति स्थानांतरण कम होती है जब लोड प्रतिरोध का मान स्रोत प्रतिरोध का मान से कम हो, जब लोड प्रतिरोध का मान स्रोत प्रतिरोध का मान से अधिक हो, जब लोड प्रतिरोध का मान स्रोत प्रतिमान के बराबर हो। और इसका एक क्वेश्चन और लगो, इस टर्म में उसकी जो दक्षता होती है वो कितनी होती है। ठीक है, एफिशिएंसी और लिखनी है। देखते हैं यहाँ तक कौन कौन मेरा भाई है जो यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 को ले लेते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है 12 भी। कह रहा है कि एक प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर में अग्रगामी शक्ति गुणांक, ठीक है, अग्रगामी का मतलब लीडिंग पावर फैक्टर पर जो आर्मेचर है वो किस तरह का प्रभाव, ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर पर क्या है, लीडिंग पावर फैक्टर आर्मेचर प्रतिक्रिया का संभाव कैसा होता है, किसके अंदर, एक अल्टरनेटर के अंदर। प्रत्यावर्तक है ना, तो अल्टरनेटर को ही प्रत्यावर्तक कहते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि पूरी तरह चुंबकन, मैग्नेटाइज हो गया है, पूरी तरह विचुंबकन होगा, आर्मेचर रिएक्शन पूरी तरह विचुंबकन होगा, डीमैग्नेटाइज और प्रतिचुंबकन। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि एग्जाम के अंदर अगर शक्ति गुणांक अगर क्या है, लीडिंग है, शक्ति गुणांक लीड कर रहा है। और पहली बात तो पावर फैक्टर की बात कर लेते हैं दोस्तों। पावर फैक्टर हमेशा अल्टरनेटर के लोड पर निर्भर करता है, डिपेंड करेगा उसके लोड पर। ठीक है, कि पावर फैक्टर कैसा होगा, लीडिंग होगा, लेगिंग होगा, यूनिटी होगा। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ ये करेगा एक्साइटेशन पर। ठीक है, एक्साइटेशन कैसी है, उत्तेजना कैसी है किसी अल्टरनेटर की, उस कंडीशन पे पावर फैक्टर उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, अब अपने को सिंपल सी बात दे दी है, या अपने को पूछ लेता, अपने को क्या पूछ लेता कि उत्तेजना अगर अधिक है, ठीक है, उत्तेजना अगर अधिक है या उत्तेजना बढ़ाई गई है, उसमें जो शक्ति गुणांक है उस पर आर्मेचर रिएक्शन, मतलब 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, उत्तेजना बढ़ाने पर क्या है, पावर फैक्टर, उस पावर फैक्टर पर आर्मेचर रिएक्शन का जो स्वभाव है वो कैसा होगा। तो आपको पहले ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, उसके बाद आर्मेचर रिएक्शन पता लगेगा। अब आपको दिया रखा है अग्रगामी शक्ति गुणांक पर। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, आपको सिंपल सी याद रखनी है कि अग्रगामी शक्ति गुणांक पर आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर जो रिएक्शन होती है वो पूरी तरह मैग्नेटाइज होती है दोस्तों। ठीक है, पूरी तरह मैग्नेटाइज होती है। अब उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों, मैंने ये पूछ लिया कि पश्चगामी शक्ति गुणांक पर कौन सा होगा दोस्तों। पश्चगामी शक्ति गुणांक पर पावर फैक्टर पर कैसा होगा आर्मेचर रिएक्शन, तो पूरी तरह विचुंबकन होगी। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन उस टाइम में आप राइट आंसर कर देंगे। प्रतिचुंबकन, ठीक है, प्रतिचुंबकन कब होगी, जब यूनिटी, ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर होगा, यूनिटी पावर फैक्टर होगा उस समय आर्मेचर रिएक्शन क्या होगी, प्रतिचुंबकन होगी। आई होप आपको, और जो पावर फैक्टर होता है लोड पर निर्भर करता है, अड़ी अल्टरनेटर के अंदर पावर फैक्टर लोड पे अंदर करता है कि लोड कैसा है, या एक्साइटेशन पर। ठीक है, एक्साइटेशन अपने किस तरह से उसे एक्साइट किया है, ओवर एक्साइट किया है या, ठीक है। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि नील तापमान से खालिस्तान, ये मैंने बहुत बार क्वेश्चन दे चुका है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अनुचुंबकीय हो जाते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक बदल जाते हैं, प्रतिलोह चुंबकीय अनुचुंबकीय बदल जाते हैं। अनुज नहीं होता दोस्तों, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग एरर होगी। अनुचुंबकीय पदार्थ है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक गुण खो देते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, नील टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे प्रति चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाते हैं। प्रति मतलब एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में चेंज हो जाते हैं, उस तापमान को नील तापमान कहा जाता है दोस्तों। अब मेरे को एक तो उस क्वेश्चन का आंसर, एक इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि एंटी जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसका मेरे को एग्जांपल चाहिए दोस्तों। एंटी आपने सबको पूछा है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसके लोहा निकिल कोबाल्ट, ठीक है, ये लोहा निकिल कोबाल्ट इसके एग्जाम्पल है। कौन कौन से, लोहा चुंबकीय पदार्थ, लोहा निकिल कोबाल्ट इसके एग्जाम्पल है। अब मेरे को प्रति चुंबकीय पदार्थ के, प्रति लोहा चुंबकीय पदार्थ के मेरे को एग्जाम्पल चाहिए। जो सबसे पहले कमेंट करेगा मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है, प्रति लोहा चुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल चाहिए। और दोस्तों एक होता है क्यूरिक टेम्परेचर, ठीक है, क्यूरिक तापमान का मैं आपको बता ही चलता हूँ, मेरे को अब याद आ गया कौन सा, क्यूरिक तापमान वाला। कि नील टेम्परेचर तो आ गया कि प्रति चुंबकीय पदार्थ, प्रति लोहा चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं, और
यहाँ हम लिख सकते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बदल जाते हैं। और इसका जो क्यूरिक तापमान होता है, इसमें क्या होता है, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में चेंज होता है। ठीक है, और जी क्यूरिक तापमान होता है दोस्तों, ये 700 डिग्री तक लगभग देखा जाता है। ठीक है, वैसे तो नीमी में इसका 750 डिग्री तक दिया हुआ है। ठीक है, नीमी में 750 डिग्री तक इसका इंडिकेटर दिया हुआ है। और एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो दोस्तों, क्या लिख लो, नील टेम्परेचर। ठीक है, नील तापमान का मान किससे कम होता है दोस्तों, क्यूरिक तापमान। क्यूरिक तापमान का मान ज़्यादा होता है। ठीक है, टेम्परेचर, क्यूरिक जो टेम्परेचर होता है उसका मान ज़्यादा होता है, नील टेम्परेचर का मान कम हो जाता है। दोनों की अपने कंपेयर करें तो दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को ले लेते। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, किसी पावर सर्किट में, ये देखो अच्छा है, कह रहा है किसी पावर सर्किट में वह न्यूनतम एनोड धारा जो एससीआर को चालू अवस्था में रखे कहलाती है लैचिंग धारा। फोकाल्ट धारा का अन्य नाम होता है दोस्तों एडी करंट धारा। मतलब ये नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता, होल्डिंग धारा हो सकता है उपयुक्त सभी। यहाँ तो ए होगा या सी होगा, इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, बी नंबर काट दो, डी नंबर काट दो, और लैचिंग धारा होल्डिंग धारा अपने पास बन गई। एससीआर दिया गया है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को क्या है, ऑन कंडीशन के अंदर अपने को रखना है। पूछ रहा है कि एनोड, पहली बात तो एससीआर के जो उसको इसका भी पिन करना है कौन सा, कि एससीआर के टर्मिनल कितने होते हैं दोस्तों। लैचिंग धारा को अपने आई एल लिख लेते हैं, आई एच लिख देते हैं, ये है होल्डिंग धारा, ये है लैचिंग धारा। एच होल्डिंग, होल्ड कर लिया, होल्ड कर लिया, चालू अवस्था में रखेगी दोस्तों, होल्ड कर लिया, चालू अवस्था में रखेगी कौन सी, होल्डिंग धारा। और इसकी एक विशेषता है दोस्तों, होल्डिंग धारा की विशेषता है कि जैसे ही तापमान बढ़ता है, तापमान टेम्परेचर अपने बढ़ा दिया, किस एक एससीआर के अंदर अपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, जो उसकी होल्डिंग करंट है, उसका जो करंट है वो क्या है, घटने लग जाती है दोस्तों। जो होल्डिंग करंट है, जो धारा है, आई एच लिख सकते हैं अपने, आई एच ये है, टेम्परेचर बढ़ने पर होल्डिंग धारा घटने लग जाती है एससीआर के अंदर। ठीक है, एससीआर कंट्रोल। और इसकी जो लैचिंग धारा होते हैं एस आई एल, इसको जो एस सी आर होता है उसको ओनली प्रचालन मोड में चलती है। ठीक है, प्रचालन मोड अपने लिख सकते हैं कि प्रचालन स्थिति में, मतलब ऑपरेटिंग, एक बार ऑपरेट करा देती है। सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊं क्या, कि एस सी आर को अपने ऑन कर रहे हैं, ऑन करने में किसकी सहायता होगी, लैचिंग धारा की। ये ऑन कर दिया और चालू अवस्था में रखेगी होल्डिंग धारा, उसको काम करवाए रखेगी, भाई तू काम कर काम कर काम कर। ठीक है, होल्डिंग धारा है वो काम करवाने लगेगी, और ये इसको चालू करके छोड़ देगी। जैसे कि अपने का प्लस कैपेसिटर होता है दोस्तों, मोटर के अंदर अपने कैपेसिटर देखा होगा, कैपेसिटर क्या करता है, मोटर को चालू करा दिया, उसके बाद 75% मोटर की गति हो जाती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो अपकेंद्रीय जो स्विच होता है उसके कारण जो हट जाते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली हट जाए, मोटर अपने काम करते हैं। वैसे ही ये क्या है, लैचिंग धारा, लैचिंग धारा उसको स्टार्ट करा दिया, और होल्डिंग धारा है जो उसके बाद उसको चालू अवस्था में रखी थी। दो धारा होती है, और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लाइन लिखी है कि किसका मान ज़्यादा होता है, होल्डिंग धारा या लैचिंग धारा का मान। तो हमेशा याद रख लेना कि जो लैचिंग धारा है उसका मान ज़्यादा होता है, किससे, आई एच से। ठीक है, होल्डिंग धारा से। होल्डिंग धारा का मान हमेशा कम होता है। ठीक है, कम होता है, क्यों होता है कम, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ज़्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए ये चालू करवाती है, और इसका मान कम होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में इसको चालू करा दिया। और एस सी आर की अपने बात करें, ये जो ऐसी युक्ति है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है। ठीक है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, जो एक क्या है, एक ऐसी युक्ति है जो स्विचिंग मोड में वर्क करती है दोस्तों। कौन से मोड में, स्विचिंग मोड में वर्क करती है दोस्तों। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक सामान्यतः एक पोल को उसकी लंबाई का खालिस्तान व भाग जमीन में लगाया जाता है। ये पूछ रहा है कि एक पोल है जो कितना है, 66 मीटर का है। 66 मीटर का जो कितना हिस्सा है जो ज़मीन के अंदर उसको दबाया जाता है, तो 1/5, 1/2, सिंपल सा आंकड़ा आपको याद रखने का कि 1/6वां हिस्सा पोल जो ज़मीन के अंदर दबाया जाता है। मतलब 6 मीटर का पूरे पोल है, 6 में 6 का भाग दे दो तो 6 मीटर आया दोस्तों। ठीक है, इस पोल का जो मिल लेंगे अपने 6 है, 6 मीटर तक मिल लेंगे, और जो पोल के अंदर क्या है 6 मीटर गाड़ देंगे, और बाकी जो बचा है वो ऊपर रख देंगे। ठीक है, सिंपल सा आंकड़ा है। डी नंबर ऑप्शन अपने को याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है एक ट्रांजिस्टर है अपनी सक्रिय मोड, मतलब एक्टिव मोड में पूछ रहा है, एक्टिव मोड में खालिस्तान की तरह कार्य करता है। एम्पलीफायर, दोलित्र, सी आर ओ, ए में बी दोनों।
तो एक ट्रांजिस्टर होता है दोस्तों जो एम्पलीफायर और दोलित्र की ही तरह वर्क करता है सक्रिय मोड में। अपने एक्टिव मोड के अंदर अगर ट्रांजिस्टर चल रहा है तो वो कौन किसकी तरह करे कर रहा है, एम्पलीफायर और दोलित्र दोनों की तरह वो वर्क कर रहा है दोस्तों। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक आदर्श ओपेम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर प्रचालन प्रचालन प्रवर्धक, क्या है ये, प्रचालन प्रवर्धक ऑपरेशनल एम्पलीफायर, प्रवर्धक एम्पलीफायर को प्रवर्धक बोलते हैं ना निमी में कितने पिन आईसी का प्रयोग किया जाता है। इस ये हालांकि ऐसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट मैंने डाल दिया। क्यों क्यों डाल दिया मैंने, क्योंकि मैं इसकी 2-4 बातें और लिख कर लाया हैं जो एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। ठीक है, इसके अंदर 8 पिन आईसी का उपयोग करते हैं, सीधी सिंपल है। 8 पिन इंटीग्रेटेड सर्किट इसके अंदर लगा होता है, प्रचालन प्रवर्धक इसको बोल सकते हैं। और इसकी 2-4 बातें हैं वो लिख लो दोस्तों। पहली बात तो ये है, इसकी जो इनपुट प्रतिबाधा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनपुट प्रतिबाधा का मान एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, छोटा क्वेश्चन बन सकता है। इनपुट प्रतिबाधा का मान अनंत होता है। दूसरी जो मैं बात ये लिखने जा रहा हूँ कि आउटपुट प्रतिबाधा, इनपुट प्रतिबाधा तो आ गई अनंत, फिर आउटपुट प्रतिबाधा का मान कितना होता है दोस्तों, अनंत। ठीक है, सॉरी अनंत नहीं होता, अनंत तो ये हो गया ना, इनपुट अनंत होता है तो आउटपुट ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। उसके बाद पूछा जा सकता है इसकी गेन का मान। ठीक है, गेन होता है ना इसके अंदर, गेन का मान अनंत होता है। ठीक है, और उसके बाद एक क्वेश्चन और आ सकता है, कौन सा, सी एम आर का मान अनंत होता है। याद रख लेना कौन सा, एक आदर्श ओपेम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर CMRR का मान अनंत होता है। CMRR ये अब क्या है दोस्तों, ये है कॉमन मोड। ठीक है, क्या है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेडियो है दोस्तों। ठीक है, इसका मान अनंत होता है। ये उसका थोड़ा डीपली थ्योरी है इसकी, सिंपल सी अभी तो मैं आपको बताना चाहूँगा कौन सी, थोड़ी सी मैं आपको लिखवा देता हूँ कौन सी। ये जो CMRR होता है ये दोस्तों ADM AC का अनुपात होता है। इसकी जो डीपली थोड़ी अपनी करवाएं कभी। ये क्या डिफरेंशियल लाभ है और ये क्या है, कॉमन मोड लाभ है। इन दोनों का अनुपात होता है CMMR। और एक आदर्श ऑपरेशन एम्पलीफायर में CMMRR का जो मान होता है वो अनंत होता है दोस्तों। ठीक है, और जो इसकी स्लू रेट होती है आदर्श ऑपरेशन क्या होती है, स्लू रेट अपने मानते हैं, जो स्लू रेट है वो क्या होती है, हाई होती है दोस्तों। क्या होती है, हाई होती है, उच्च होती है बाकी सबकी अपेक्षा। ठीक है, सिंपल की अपेक्षा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, आई होप। तो वीडियो दोस्तों लंबी बन चुकी है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कह रहे हैं कि एक डायोड है, आगे लाइन देके और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, केवल एक ही दिशा में चालन करता है। तो दोस्तों सही आंसर है पहली है, बाकी टाइम खराब करने की कोई लोड नहीं है। इसीलिए अपने डायोड को एक दिशा मानते हैं, इसीलिए जो ओम का नियम है वो इसके अंदर वो क्या करता है, काम नहीं करता है। क्या है कि डायोड एक दिशा है, एक ही दिशा में चालन करता है। इसीलिए अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि UJT यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का उपयोग नहीं किया जाता है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में, स्विचिंग डिवाइस के रूप में, टाइमिंग डिवाइस के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर UJT होती है दोस्तों, छोटी सी तो होती है यूजेटी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में थोड़ी ना इसका उपयोग करें दोस्तों, चल जाएगी ना, ये एम्पलीफायर के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 को ले लेते हैं। निम्न में से कौन सा ऐसा घटक है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संग्रहित करता है। ठीक है, ऊर्जा को वो क्या करता है, ग्रहण करता है या स्टोर करता है, किसके रूप में, चुंबकीय रूप में। टंगस्टन रजिस्टर, नाइक्रोम वेरिस्टर, कार्बन कंडक्टर आ गया दोस्तों। चालक है तो क्या करता है, कार्बन का बना हुआ है जो चालक है वो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को स्टोर कर सकता है। कैपेसिटर, यूरेका कैपेसिटर चुंबकीय रूप में नहीं कर सकता दोस्तों। ठीक है, कैपेसिटर है चुंबकीय के रूप में नहीं कर सकता है। कार्बन कनेक्टर इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आपको इतना समझ में आ गया होगा। प्लीज़ यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाके जरूर ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। उसके बाद इसको 20 MCQ की अगर PDF आप फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई चार्ज नहीं है दोस्तों, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। 120 MCQ की बेहतरीन MCQ मैंने उपलब्ध करवाए हैं। उसके बाद 450 MCQ की PDF आपको मिल जाएगी, 450 MCQ की, जो कि आपको बिल्कुल फ्री है दोस्तों, किसी प्रकार की
कोई चार्ज फीस आपको नहीं लगेगी। आप इसको डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को परखिए। और दोस्तों इसी तरह ये वीडियो नंबर 6 होगी। आप अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों इसकी जो 5 वीडियो है, कौन सी, इसकी 4 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर और इसकी 1 नंबर वीडियो है, वो आप इसके प्ले लिस्ट, इसी वीडियो के प्ले लिस्ट में आप जाइए और सारी की सारी देखिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उसमें, सभी इसी इसी वीडियो में जैसे समझाया है उसी प्रकार उसी वीडियो में भी मैंने समझाने की कोशिश की है। तो आज के लिए इतने ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।